आज हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली 14A जो कि है सांख्यिकी और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टैटिस्टिक। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 देखेंगे, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, जैसे कि अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। तो जैसे हम इसे सरल भाषा में समझे तो क्या हम अपने जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी रूप से आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, अतः ये हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है। हमने एक उदाहरण भी लिया हुआ है, जैसे अगर हमारे पास कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे हरे व नीले रंग की कई सारी पुस्तकें हैं, अगर हम उन हरी व नीली पुस्तकों को अलग अलग करते हैं और उनकी गिनती करते हैं तो भी हम एक तरीके से सांख्यिकी का उपयोग कर रहे हैं। तो हम अपने दिन प्रतिदिन के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम ये इनका प्रयोग करते हैं, अपने आंकड़ों व अन्य चीज़ों का जो विश्लेषण करते हैं, उसे ही हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और पुस्तकों की संख्या, ऐसी अन्य और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सभी हमारे सांख्यिकी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिकी कथन हैं? तो पहला है हमारा यहाँ पर देवनागरी कॉलेज के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, और दूसरा कथन है भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, और तीसरा है उत्तर प्रदेश में 28% व्यक्ति की साक्षर हैं, मतलब 28% व्यक्ति जो हैं पढ़े लिखे हैं, और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 350 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमें सांख्यिकी कथन का पता लगाने के लिए हमें देखना है कि जिन कथनों में आंकड़ों के बारे में बात की जा रही है, आंकड़े दिए गए हैं, वो हमारे सांख्यिकी कथन होंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये सांख्यिकी कथन हो, क्योंकि यहाँ पर 15 वर्ष की आयु, औसत आयु बताई गई है, ये हमारा सांख्यिकी कथन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई हमें आंकड़े नहीं दिए गए हैं, सिर्फ बताया गया है भारतवर्ष की जो है राजधानी दिल्ली है। यहाँ पर हमें जो आंकड़े दिया गया है 28% व्यक्ति साक्षर हैं, और यहाँ पर 350 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमें आंकड़े दिए गए हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? तो सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। और सांख्यिकी में अध्ययन की सामग्री का आंकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। सांख्यिकी में वस्तुओं के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम देखें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य, और ये हो जाएगा सत्य, और ये कथन भी हो जाएगा हमारा सत्य। ये हमारा सत्य हो जाएगा क्योंकि सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें हमें सांख्यिकी में अध्ययन की सामग्री आंकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, और वस्तुओं के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था किताबों में, हरी और नीली किताबों का, हरी किताबों का जो समूह था वो अलग था, नीली किताबों का समूह जो है अलग है। तो उसमें अध्ययन किया जाता है। जो हमारा असत्य होगा वो होगा फर्स्ट पॉइंट, सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ये हमारा असत्य होगा कथन। हमारा क्वेश्चन 4 है, सांख्यिकी आंकड़े किन्हें कहते हैं, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सांख्यिकी आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों के जो संख्यात्मक या अन्य रूप में होते हैं, उन्हें सांख्यिकी आंकड़े कहा जाता है। इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो होती हैं, सांख्यिकी की सहायता से कार्य को करना व समझना सरल व सुगम हो जाता है। इसी कारण जो इनकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं से शिक्षा के क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है, राज्य के कार्यों के क्षेत्र में, योजना निर्माण के संबंध में, उद्योग व व्यापार के क्षेत्र आदि में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो यही इनकी विशेषता हो जाएंगी, जिन विशेषताओं के कारण ये अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, प्राथमिक आंकड़े किन्हें कहते हैं? तो ये वे आंकड़े होते हैं जो स्वयं के द्वारा निश्चित उद्देश्य हेतु प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि जो स्वयं खुद के द्वारा इकट्ठे करे जाते हैं जो आंकड़े, और पहली बार जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन आंकड़ों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे किसी कार्य के लिए स्वयं के द्वारा किसी क्षेत्र में जाकर कुछ आंकड़े एकत्रित करना, या प्रतिनिधियों को क्षेत्रों में भेजकर कुछ आंकड़े एकत्रित करना, या प्रश्नावली व अन्य सूचियों से लिखित जानकारी प्राप्त करके। तो ये सभी जो इन तरह के जो आंकड़े होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, जिनको पहले कभी एकत्रित ना किया गया हो, इस प्रकार के आंकड़ों को। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो होते हैं, गौण आंकड़ों के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए, ये किस प्रकार एकत्रित किए जाते हैं?
तो ये आंकड़े मूल रूप से अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, किंतु विश्लेषण के लिए अन्वेषक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि इसका उदाहरण हो सकता है किताब, क्योंकि किताब अगर कोई सी बुक है तो वो जो लिखी है किसी अन्य ऑथर ने पहले वो लिखी जा चुकी है, मगर जो उसका जो पढ़ के जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो बार बार वो अन्य किसी अन्वेषक द्वारा विश्लेषण किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गौण आंकड़े होंगे, क्योंकि ये किसी अन्य के द्वारा लिखे गए हैं, प्राप्त किए गए हैं। अब उनके आंकड़ों को ही दोहरा के पढ़ा जाता है या समझा जाता है, तो वो गौण आंकड़ों का उदाहरण हो जाएगा ये। जैसे गौण में द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए निम्न साधन हो सकते हैं, जैसे शासन तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा एकत्रित या प्रकाशित अथवा अप्रकाशित आंकड़े ये हो सकते हैं, और पुस्तकें हो सकते हैं, शोध पत्र हो सकते हैं, और समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आदि। ये सभी हमारे गौण आंकड़े के उदाहरण हैं। तो हमने अपने चौथे और पांचवें क्वेश्चनों को यहाँ पर समझा है। हमारे पांचवें और छठे क्वेश्चन के हल ये इस प्रकार हो जाएंगे। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि है उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 उदाहरण लिए हैं जिनका हम एकत्रित कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में आंकड़े। जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या हम अपना गिनकर ये आंकड़े निकाल सकते हैं, तो हमारा पहला उदाहरण ये हो जाएगा। और विद्यालयों में पंखों की संख्या दूसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा यह आंकड़ों का। और तीसरा हो जाएगा कक्षा 9 में प्रयोग की जाने वाली किताबों की संख्या, ये हमारा हो जा सकता है तीसरा उदाहरण। और हमने एक ले लिया टेलीविज़न या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम, ये भी हमारे एक आंकड़ों का उदाहरण हो सकता है। और पाँचवा हमने ले लिया परीक्षा में पास व फेल होने वाले छात्रों के आंकड़े, ये हमारा हो जाएगा 5वां उदाहरण। तो हमने अपने 5 उदाहरण दैनिक जीवन से संबंधित ले लिए ये उदाहरण। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर। हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है प्रश्न 7 में एकत्र किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ों व गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करना है। तो हम जान चुके हैं जो प्राथमिक आंकड़े व गौण आंकड़े कौन से होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम स्वयं एकत्रित कर सकते हैं या स्वयं के द्वारा किए जाते हैं, तो वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और गौण आंकड़े वो होते हैं जो किसी अन्य के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो वो गौण आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या, एक विद्यार्थी होने के साथ साथ ये विद्यार्थी अगर कोई है तो विद्यार्थी होने के साथ साथ ये क्या होगा, प्राथमिक आंकड़े में आएगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पहला प्राथमिक आंकड़े हो जाएगा। और विद्यालयों में पंखों की संख्या, ये भी प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। और कक्षा 9 में किताबों की संख्या, ये भी प्राथमिक आंकड़े में आ जाएगा। यानी कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा प्राथमिक आंकड़ों में आ जाएगा। और जो कि टेलीविज़न या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम, ये स्वयं के द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते, यानी कि ये किसी अन्य के द्वारा विश्लेषण करके ही निकाले जाते हैं। तो ये गौण आंकड़ों में आएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम गौण आंकड़ों में आएगा ये। और ऐसे ही परीक्षा में पास या फेल होने वाले छात्रों के आंकड़े, ये एक विद्यार्थी स्वयं निश्चित नहीं कर सकता, तो ये भी क्या है, गौण आंकड़ों में आएगा। जो हमारा 5वां आंकड़ा था ये भी गौण आंकड़ों में आएगा। ये सभी हमारे किस में आएंगे, प्राथमिक आंकड़ों में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था प्रश्नावली 14A का।